तो बच्चों ये जो है कल जो कोई लेक्चर लिया था तो उसको मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से जो है कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं उसको मैं यूज कराना चाहता हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। जैसे लिखा है एक्सरसाइज क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, तो ये रहा। तो अगर आप जैसे ये लेते हैं एल्युमिनियम्स, अगर आप 1 मोल ऑफ ये, तो अगर आप 1 मोल ऑफ ले रहे हैं इसको तो +3 है, इसका मतलब अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको चार्ज बता रहा है। तो आप जानते हैं अगर हम 1 फैराडे अगर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इक्वल टू 1 फैराडे इक्वल टू 96,500। तो यहाँ कितना 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 फैराडे होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कह रहा है कि हाउ मच चार्ज, तो अगर इसके लिए करना है तो 3 इंटू 96,500 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 3 15 6 3 18 1 19 और 9 3 27 1 28, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको पॉइंट में लेना है तो पॉइंट कर सकते हैं, करीब करीब 2.89 इंटू 10⁵। ठीक है, इतना कूलाम हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ अगर इसको करना चाहते हैं तो कापर से कापर +2 में जाएगा, तो ये है कापर है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कापर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराड है, इसका मतलब 96,500 कूलम। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 फैराड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 96500। अगर इसमें लेते हैं अगर मैग्नीज के लेते हैं तो मैग्नीज को जो है कि MnO4 माइनस से Mn में जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +7 से +2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 फैराडे 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे इतना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 596500, तो इतना चार्ज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो अब कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन द टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करेंगे आप, हमने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि अगर CaCl2 है तो इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा, तो इस पर क्या आएगा, इसमें होगा कैल्शियम +2 और ये Cl- होगा। अगर बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास जाए कैथोड पे और ये एनोड पे। तो आपको मैंने एक ट्रिक पढ़ाया था, लिख बे सर का नाम, सर का यानी नाम, अलीमन, तो का आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जाएगा, इसके जगह पे हाइड्रोजन जाएगी, कहाँ पे, कैथोड पे। और ये Cl2 है तो ये ऑलरेडी जो है एनोड पे जो है Cl2 गैस निकलेगी। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया था, ये मेरा अपना खुद का जो ट्रिक था ये करेगी। तो ये पूछ रहा है तो ये टूटेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा 20 ग्राम, कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो इसका मतलब है कि अगर हम कैल्शियम लेते हैं +2 टूटेगा, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैल्शियम में चेंज हो जाएगा। यानी तो आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये 1 फैराडे बराबर होता है, बराबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे यूज होगा, ये 1 मोल होगा और ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा, किसके, कैल्शियम के। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कितना है, जब हम 2 फैराडे यूज करते हैं तब हमें 40 ग्राम कैल्शियम मिलता है, 40 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, तो अगर हम 20 ग्राम कर दें तो इसका आधा, तो अगर हम ये 20 ग्राम कर देंगे तो हमें फैराडे कितना मिलेगा, 1 फैराडे, तो ये 1 फैराडे आंसर हो जाएगा। यानी 20 ग्राम 40 ग्राम लेते हैं तो हमें 2 फैराडे होता है, तो 20 ग्राम में कितना 1 फैराडे, तो इसमें 1 फैराडे यूज होगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अगर दूसरा पार्ट देते हैं तो दूसरा पार्ट में भी यही होगा, यहाँ क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, तो एल्युमिनियम टूटेगी तो फिर सेम चीज़ वही होगी, एल्युमिनियम टूटेगी तो +3 है। अब अगर आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम 1 मोल में चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे बराबर कितना 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम बराबर किसके, इसके मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो कितना होता है 27 ग्राम के, ये रहा। जब हम
तो आप कह सकते हैं जब 27 ग्राम हम लेते हैं तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ आप कह सकते हैं कि 27 ग्राम जब हम लेते हैं तो हमें 3 फैराडे मिलता है। तो जब हम 40 ग्राम लेंगे तो कितना होगा, 40 ग्राम से कितना, आप कह सकते हैं 3/27 × 40, ये तो नियर अबाउट ये कितना होगा, 3 9 27 9 9 चौका 36, यानी ये करीब करीब 4.4 फैराडे के आसपास हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा सवाल है, ये सॉल्व आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको जो है देख बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, 3.15 है। कह रहा है ये सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी आई दिया है, तो आई आपका दिया है 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, यानी टी दिया है, तो 20 गुणे आप 60 कर लेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। कह रहा है वाट मास, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है, ऑफ निकल डिपॉजिट। हम आपको अभी एक ट्रिक पढ़ा गए थे कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो एक मेरा ट्रिक था ये वाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू NV/ml अपॉन 1000 Q अपॉन F था, ये था IT अपॉन 96,500। तो देखो वेट वोट की बात कर रहा है तो इसको ले लो, तो W अपॉन E कर लोगे। करंट वरंट की बात कर रहा है, इससे बराबर कर दो। इधर भी था वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, तो IT अपॉन 96,500 कर लीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए, W है, E निकालना है, क्योंकि जब ये सिल्वर नाइट्रेट को तोड़ोगे तो हमने एक ट्रिक पढ़ाया था आपका कि सिल्वर नाइट्रेट जब टूटेगा तो इसमें निकल पॉजिटिव होगा और NO3 माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा कि हमने पढ़ाया था ना ट्रिक, लिख बे सर का नाम अली मन, तो इसमें ये नहीं आता है, तो इसका मतलब निकल ही जाएगा, और निकल पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, तो क्या होगा, ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। हमने पढ़ाया था ये एनोड है, जब कोई एनायन O रखता हो तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और एनोड पे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब ये है आपका जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे निकल का, तो निकल का मॉलिक्यूलर वेट अपान जो होता है वैलेंसी, वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो अब जो है करीब करीब, जैसे याद नहीं है तो आप 28 लेते हो, इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ये 56 होता है, इसमें 2 3 जोड़ दो तो करीब करीब 59 के आसपास होती है, तो ये 59/2 कर दीजिएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 59/2, और ये आई आपका दिया है कितना 5, टी कितना दिया है 1200, ये 96,500। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको यहाँ से कट जाएगा, 6 हो जाएगा। W इक्वल टू हो जाएगा 59 × 5 × 6 अपॉन 965, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई के साथ के लिए इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1770 और डिवाइड करेंगे 965 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.834 की, तो इतना ग्राम इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, इस ट्रिक को आप यूज करिए और इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन लग जाता है। तो ये सब एक्सरसाइज के सवाल हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही सवाल है बच्चों, 3.16 है। कह रहा 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC containing solutions of zinc sulfate, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. ये steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 ग्राम of silver deposited at cathodes, यानी सिल्वर के बारे में बता दिया है, ये deposited at cathodes of cell B। कह रहा हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ कॉपर, यानी मास पूछ रहा है कॉपर की और जिंक की। याद करिए मैं आपको जो है 3 सेल जोड़ा था फैराडे के सेकंड लॉ में, सीरीज क्रम में जोड़ा था, तो उसमें सब में तो करंट सेम जाएगी, ये तो पता है कि अगर मान लो आपके ये 3 बैटरी हैं, 3 सेल हैं और सीरीज क्रम में इसको जोड़ देते हैं, कुछ याद आ रहा होगा,
तो यहाँ से करंट आएगी, मान लो ये ए है, ये बी है और आपका ये सी है। तो सब में तीनों में जाएंगे, एक में है जिंक सल्फेट और एक में है सिल्वर नाइट्रेट और एक कॉपर है। इसमें जो सॉल्यूशंस है वो जिंक सल्फेट का है, इसमें जो सॉल्यूशंस है वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें जो है वो कॉपर सल्फेट है। सिंपल तरीके से है। तो जो क्या क्या बोल रहा है, करंट दे रहा है तो करंट सब में सेम आएगी। अगर करंट जो आ रहा है 1.5 एम्पियर की तो I इक्वल टू 1.5 सब में सेम जाएगी। और क्या हो रहा है, कह रहा है इतना ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी इसकी बात कर रहा है Ag का। तो ये Ag का दिया है, कितना दिया है, 1.45 इतना ग्राम दिया है। तो आप ये लगा सकते हैं, हमारे पास ट्रिक था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू IT अपॉन 96,500। इससे अगर हमें समय मिल जाए, क्योंकि जो भी टाइम होगी वो टाइम सेम रहती है, 5 मिनट 6 मिनट जितना भी आएगा सबके लिए फिक्स। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट सेम जाएगी और टाइम भी सेम रहता है। तो इससे टी निकाल लेते हैं। यह भी सबसे अच्छा तरीका है कि सबके ये भी निकाल लो, इन दोनों से कंपेयर कर लो ग्राम इक्विवेलेंट, या इन दोनों से कर लो ग्राम इक्विवेलेंट, तब भी निकल जाएगी। जैसे W अपॉन पढ़ाया था ना, W इक्वल टू पढ़ाया था ZIT। तो अगर कंपेयर किया था तो हमने कहा था ये W1 होगा, ये Z1 होगा, ये IT होगा। तो आपका एक निकल के आया था W अपॉन Z1 इक्वल टू W अपॉन Z2, ऐसे निकाल सकते हो। नहीं, इससे नहीं निकाला था, ये उस पर निकाला था, ये ZIT था, कंपेयर किया था E अपॉन W अपॉन E से आया था, उससे निकाल सकते हो। और यह इससे ट्रिक में सबसे आसान रहेगा, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी। पहले इसको दिखाता हूँ फिर इस पे आता हूँ, इससे कर लीजिए। तो वेट आपका जो है कितना दिया सिल्वर का, 1.455। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 108 होता है और वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो ये रहेगा 108। ये करंट जो है 1.5 है और टी आप निकाल लीजिए और 96500 पे रख दीजिए, इससे भी निकल आएगा। तो टी इक्वल टू जो आपका आ जाएगा इससे, तो ये टी इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 96500 इंटू 1.45 डिवाइड बाई 108 इंटू 1/5, इससे कर लीजिए। इसकी जो वैल्यू आए वो समय हो जाएगी। फिर दूसरे के लिए आप कंपेयर करें फिर निकाल सकते हैं। तो इसको जो है सॉल्व, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई के डिवाइड करोगे तो समय आपका ये आएगा। अब आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, अगर समय आपका सेम है तो आप चाहे जिंक पे आ जाइए चाहे कॉपर पे, तो कॉपर को निकालना चाहे तो कॉपर ले लीजिए। तो वेट ऑफ कॉपर ये निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 63.5 डिवाइड बाई 2 और आई करंट सब में सेम जाएगा, टी आपका हो जाएगा 863.73 इतना सेकंड आ जाएगा ये, और डिवाइड बाई 96, ठीक है 500 इसे कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर से कट जाएगा तो आ जाएगा 0.75। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका 63.5 इंटू 0.75 इंटू 863.73 डिवाइड बाई 96500 से। सेम ऐसे है, जो इसका वेट आएगा, जो ये वेट आएगा सेम इसी तरीके से। तो आपने कॉपर के लिए रखा है ये वाला, क्योंकि जो आपका आया है ये कॉपर का है यहाँ से, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि जो टी निकाला है ये टी आपका इधर गया है, ये टी, तो ये आपका कॉपर का आ जाएगा। किसके लिए है, फॉर कॉपर के लिए, फॉर CU के लिए, ये कर लेंगे। इसको डिवाइड कर लीजिए तो इतना वेट ग्राम का आ जाएगा। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 41135.14 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.426। तो यह कॉपर के लिए हो गया। सेम ऐसे जो है समय आपका सबके लिए सेम होगा, तो ये आप रख लीजिएगा। जिंक के लिए तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट IT अपॉन 96,500। तो यहाँ पे जो है आपका वेट निकालना है, और जिंक का होता है 60, तो डिवाइड बाई 2, आई आपके पास 1.5 दिया है, टी आपका दिया है 8637396,500। इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ से W इसकी आ जाएगी। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया, क्वेश्चंस बताया उस पर, अब आती है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अभी जो पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं
वो जो है इनर्ट के फॉर्म में होते हैं। अब क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब हो जो मेटल हो उसी का सॉल्यूशंस बना हो। जैसे मान लीजिए ये है, तो आप अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोड जो है आपका कॉपर का है, अगर कॉपर का रॉड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड्स है, और इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो कॉपर सल्फेट का हो, यानी अगर मेटल हो, जिस जिस चीज़ का रॉड हो इलेक्ट्रोड हो उसी का जो है सॉल्यूशंस हो, तो कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, व्हेन electrolyte and electrode are same metals, same metal, ठीक है, तो कहेंगे then they work as active electrodes, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो यही होता है कि अगर मेटल जिस रॉड से बना हो, जैसे जिंक का रॉड है तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो, कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो, तो इसे बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो अब आते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होती है। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, अब आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो रॉड है ना, ये अगर एनोड की तरह भी काम कर सकती है, एक कैथोड करती है, डिपेंड करता है कि किसके साथ है ये, तो इसका डिटेल आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल तरीके से यार, सिंपल तरीके से मतलब क्या है, रॉड होगा जिस चीज़ का बना होगा और उसी का सॉल्यूशन होगा, तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। लेकिन अब वो रॉड जो है किस किस चीज़ का है, और आपको ये देखना होगा कि वो एनोड की तरह काम करेगी या कैथोड की तरह काम करेगी, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ पे रखी है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल ऊपर रखी होती है तो वो हमेशा एनोड की तरह काम करती है, उसके जस्ट नीचे रखा रहता है वो कैथोड की तरह काम करती है। तो अभी आप आएंगे, अभी आप जान लीजिए कि क्या होता है। तो आप लिख लीजिए एक लाइन यहाँ पे कि when a metal रॉड या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड्स या इलेक्ट्रोड placed in Ohm's ion, placed in solutions of Ohm's ion, ये कह सकते हैं। यानी कोई मेटल लीजिए, उसको सॉल्यूशन में प्लेस करिए, लेकिन वो उसी का ही बना हो, तो कहेंगे देन it become positively or negatively चार्ज। जब उसको डालेंगे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू solutions and potential is set up between electrode and solutions is known as electrode potentials।
कहते हैं कि जो रॉड लेते हैं और सॉल्यूशन में वो डालेंगे तो जिस चीज़ का रॉड बना हो उसी चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे जिंक का रॉड है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और रॉड और सॉल्यूशंस के बीच में यानी पोटेंशियल डेवलप हो जाती है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आओ देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ गए हैं तो कैसे इसको जो है डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो आओ देखते हैं कि कोई मेटल हो, मेटल का रॉड हो या उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब उसको सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे अगर कोई रॉड होगा या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर वो कैसा काम करती है तो आओ देखते हैं कि अगर रॉड है तो वो एनोड की तरह काम करती है। तो अगर कोई मेटल होगा, जैसे मान लो कोई ये आपका जो है ये आपने इलेक्ट्रोड बनाया, तो कोई भी मेटल होगा तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन है, किसका बना है, मान लो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये रॉड आपका किसका बना है, इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का है। ठीक है, तो अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो इससे जो है क्या होगा, अगर ये जो है पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ जाए, सॉल्यूशन के अंदर अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कहाँ आ गया, सॉल्यूशन के अंदर, तो रॉड कैसा दिखेगा फिर, तो आपका जो रॉड होगा जब चार्ज इसमें आएगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसमें सब नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी ये सॉल्यूशन से यानी ये जो है पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आए होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ इसके अंदर आ गया तो इस पर नेगेटिव रहेगा, और ये जो सॉल्यूशन आपका है ये जिंक सल्फेट ही है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, यही तो हुआ होगा कि अगर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या आ जाएगा, जिंक +2 हो जाएगा। अगर जिंक +2, या तो ये रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो या कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, जिंक से ये हो जाएगा जिंक +2 हो जाएगा। अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तो ये इक्वस बनेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में है तो ये इक्वस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा रहता है। तो होता क्या होगा, अगर ये प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेगा। तो अभी तो हमने एक सिंगल दिखा रहे हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो कंप्लीट सेल होगा। तो यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हैं अलग से कि एनोड पे तो हम पढ़ाए थे ना, आज से एनोड, आज से अधिक रिएक्टिव, आज से मतलब बताया था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, कहेंगे कि जो है मेटल आयंस, मेटल आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मेटल आयन या कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पास फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड्स, कहाँ से होंगे, इलेक्ट्रोड से पास हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इनटू दी सॉल्यूशंस, इनटू दी सॉल्यूशंस, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास होकर सॉल्यूशंस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर ये सॉल्यूशंस के अंदर आ जाते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो कहेंगे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कहेंगे 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ, ऑन दी इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यह तरीका होता है। तो ये चीज़ को समझिएगा, मेटल से पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब जब आपको हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे तो आप ये पढ़ते हैं कि जिंक टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ जाती है, यानी जिंक +2 जो है सॉल्यूशन के अंदर आती है तो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ आए होगी, और वही इलेक्ट्रॉन्स कौन पकड़ ले, जब ये कंप्लीट सेल बनाएंगे तो ये वायर के जरिए एनोड से होते हुए कैथोड पे आती है, और कैथोड पे आती है, कैथोड के सॉल्यूशंस में कॉपर को पकड़ के कॉपर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये चीज़ें हुई। तो इसका मतलब जो आप एक्टिव इलेक्ट्रोड बनाएंगे
और उसमें जो है आप गैल्वेनिक सेल देखते हैं तो गैल्वेनिक सेल का जो रॉड होता है, जिंक होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होती है, यानी निगेटिव टर्मिनल होती है। तो ये हो गया आपका एनोड्स। अब आती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे कहते हैं कि जब रॉड और सॉल्यूशंस, जब रॉड को किसी मेटल को, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो रॉड पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगी और सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ आपको दिख गया कि नेगेटिव चार्ज आती है। तो सेम चीज़ें अगर हम कैथोड बनाते हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, तो उस पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आता है, तो जो है अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर हम यहाँ अब जो है कैथोड बनाते हैं तो कैथोड पे आपको पढ़ाया था, कैथोड पे रिडक्शंस होती है। तो ये मैंने कॉपर ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, इसको कॉपर ले लिया। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट इक्वस के फॉर्म में होगा। और यहाँ भी जो इसका सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट में होगा, इक्वस के फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ से नेगेटिव वाले जो है इस सॉल्यूशंस के अंदर आ जाए तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो आप देखा होगा कि अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड पढ़ते हो तो कॉपर पे आप देखते हो कि नेगेटिव चार्ज आ जाती है। कैसा होता होगा, ये होता कॉपर +2 इक्वस में है। अगर इसको अगर रिडक्शंस कराना चाहते हैं, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये बात मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो कैथोड में रिडक्शंस होती है, तो रिडक्शंस होगी तो कॉपर इक्वस से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में होगा, कॉपर सॉलिड में हो जाएगा। तो इसका मतलब रिडक्शन हो गई। लेकिन होता कैसे होगा ये जान लीजिए। इसमें इसलिए होता है जब यहाँ से जिंक वाला रॉड है और एक इलेक्ट्रोड आपका जिंक का है और दूसरा इलेक्ट्रोड आप कॉपर का है, तो जब इसे वायर से जोड़ोगे तो जब करंट इसके अंदर आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट जाएगा तो कॉपर वाले के पास आएगा और कॉपर से होते हुए इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो कॉपर है इक्वस में, उसको रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करने के बाद मेटल जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इस चीज़ को लेके एनसीईआरटी में ही ये बातें जो है आपको मेंशन रहती हैं। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो ये बात लिख लीजिए कि ये हुआ कैसे होगा, तो कहेंगे मेटल आयन ये कैसे हुआ होगा, यानी रिडक्शंस कैसे होते हैं। तो कहेंगे मेटल आयंस, मेटल साइन मतलब कॉपर की बात कर रहा हूँ, कॉपर +2, मेटल साइन यानी कॉपर +2 जो इक्वस पड़ा होगा इन दिस सॉल्यूशंस या इन सॉल्यूशन या इन दिस सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन के अंदर है सॉल्यूशंस, गेन कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गया था, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स, hence positive charge on the electrodes। कैसे हुआ होगा, जब कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन आया होगा और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आया इलेक्ट्रोड से अंदर, तो देखो निगेटिवली चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर जो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो आएगा और निगेटिव वाला भी अंदर आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर जो कॉपर होगा उस कॉपर को रिड्यूस कर देगा। तो अब जब आपको गैल्वेनिक सेल कंप्लीट पढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा और उसके रॉड पे को डिपॉजिट हो जाएगी। अब ये जो है आपका एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इनके और इनके बीच में, यानी इनके और इनके बीच में अगर पोटेंशियल डेवलप हो जाती है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने डिफिनीशन बताया कि मेटल रॉड को अगर आप उसी के सॉल्यूशंस में डालते हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर, तो रॉड पॉजिटिवली या नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और रॉड और सॉल्यूशंस के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं
कि इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिडक्शंस, इफ इलेक्ट्रोड reactions is reductions, then it is called reduction electrode potential, reductions electrode potentials। और अगर जो है इफ electrode reactions is oxidations, then it is called oxidation reduction potentials, oxidations reductions potential। ये रहा, अगर रिडक्शन होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है वो बनाई गई इस पे कि इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिडक्शन देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शंस के फॉर्म में पढ़ी है, तो हम आपको पूरा कोर्स मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम रिडक्शंस के फॉर्म में पढ़ाएंगे, और जब बात आए कि कहीं ऑक्सीडेशन बहुत कम आता है तो आप उसे पलट सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। अब आती है बात, तो अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल, यानी इसको बोलते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कभी कभी इसको बोलते हैं आप जो है SEP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ये भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस, एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब हो टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड हो, या इसमें 273 जोड़ दीजिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है, और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड पे आप क्या कहेंगे, जैसे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये माइनस होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात होती है, आप परेशान ना हो, इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये रहा। अब जैसे मान लो एप्लीकेशन पॉइंट फर्स्ट कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजरमेंट, कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी to get reduce or oxidize for a metals। किसी एक मेटल की या तो वो रिड्यूस हो सकती है या फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, यानी उस मेटल की या तो आप रिडक्शन पता कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेटल है, अगर उसका SRP ज़्यादा है, कहेंगे ए मेटल विथ हाई SRP, या कह सकते हैं हाई SEP, अगर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो क्या होगी, जल्दी से या आसानी से क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कह रहे हैं विथ रिड्यूस, ए मेटल विथ हाई SRP विथ रिड्यूस ईजली, कह रहे हैं आसानी से वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड
ए मेटल and a metal with low SRP या लो SEP जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, तो कहेंगे विल गेट ईजिली ऑक्सीडाइज, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी। कोई मेटल है, अगर किसी का SRP ज़्यादा है तो वो जल्दी से रिडक्शंस हो जाएगी, अगर उसका SRP कम है, ठीक है, तो वो जल्दी से उसका ऑक्सीडेशंस हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। हम इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी का E निकालना हो, किसी का जो है वोल्टेज निकालना हो, तो अगर किसी की 2 ई वैल्यू दिया होगा तो करना क्या होगा, अगर ई सेल निकालना हो यानी वोल्टेज निकालना हो, या कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ सेल्स, या ईएमएफ निकालना हो, तो कैसा निकालेंगे, ईएमएफ या वोल्टेज। तो कुछ नहीं करना होगा, जिसकी एसआरपी पहले तो ये पहचानना होगा कि इसमें एनोड और कैथोड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एनोड और कैथोड कैसे बनाएंगे, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसे आप कह देंगे एनोड, कैथोड की तरह काम करेगी, जिसका एसआरपी कम होगा वो हमेशा जो है एनोड की तरह काम करेगी। तो हेडिंग लिख लिए, डिटरमाइंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। कैसे पहचानेंगे, डिटरमाइंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। कैसे इलेक्ट्रोड को पहचानोगे, तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि मेटल विथ हाई SRP या SEP कैसा करेगी, वर्क एज कैथोड्स, तो कैथोड की तरह काम करेगी। एंड मेटल विथ लो SRP या लो ESP तो कैसा काम करेगी, ये वर्क एज एनोड की तरह काम करेगी। कुछ करना धरना नहीं है, आप एकदम आराम से बता सकते हैं। जैसे कभी कभी दिया रहता है, जैसे आपको दिया हो E0, किसका दिया हो, फॉर जिंक का, फॉर ये जिंक का है, और E0 आपका दिया है फॉर कॉपर का। 2 E0 दिए हैं, कितना कितना दिए हैं, मान लो हम नोट कर लेते हैं एनसीईआरटी से, -0.76, ठीक है, वोल्ट दिया है, और इसका दिया है +0.34 वोल्ट दिया है। ये दो आपके जो है दिए, एसआरपी दिया होता है, जो आगे लिखा होता है ये एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, आप देख के बताइए बड़ी वैल्यू कौन है, एसआरपी ये पॉजिटिव में बड़ी है, तो बड़ी है, इसको क्या बनाओगे, तुरंत कहेंगे इसको हम कैथोड बनाएंगे। और ये वैल्यू निगेटिव छोटी है तो इसे क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रोड्स को। तो जिस मेटल की एसआरपी ज़्यादा होगी कैथोड, तो ये बड़ी वैल्यू है तो एसआरपी इसकी बड़ी है, ज़्यादा है तो इसे कैथोड बनाएंगे, इसकी एसआरपी छोटी एनोड बनाएंगे। अब कैसे वोल्टेज निकालेंगे, बहुत आसान है, वोल्टेज ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे किसी का E0 निकालना हो या ई सेल निकालना हो, E0, तो कुछ नहीं करेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ किसका, कैथोड्स, एसआरपी ऑफ कैथोड्स, कैथोड है ये, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड्स, एसआरपी ऑफ एनोड्स। कैथोड और एनोड को पहचान लीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, कुछ करने नहीं है। जैसे ई सेल निकालना है, इसी का ई सेल निकालना है, तो क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है तो कहेंगे E0 ऑफ सेल, तो आपने पहचान लिया क्या दिया है, एसआरपी ऑफ कैथोड पहचान लिया, कैथोड इसके एसआरपी कितना दिया है, ये दिया है +3.4, फिर लगाएंगे माइनस, ये कितना दिया है -0.76, ये तो कितना हो जाएगा +3.4, ये आएगा तो +0.76, तो 6 4 10, ठीक है, 7 3 10 11, यानी 1.1 वोल्ट इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ बहुत सिंपल है बेटा, कुछ करना ही नहीं है। एसआरपी पहचान लीजिए
और आपको मैं ऐसा ऐसा इस पर ट्रिक दूंगा। अभी तो मैं आपको अपनी भाषा में पढ़ा रहे थे, इस पर अप्लाई कराएंगे। कुछ नहीं करना है, आप तुरंत जाइए, जो वैल्यू बड़ी हो कैथोड, जो वैल्यू छोटी हो उसे नोट बड़ ये घटा दीजिए। यहाँ पे मैं एक अगला ट्रिक दूंगा कि अगर जब कोई चीज़ एक जैसे वैल्यू दी होगी तो बड़ी में से छोटे घटा दीजिए। तो पहले इसको सीखिए, अब आपको अगले टर्न में इसको अप्लाई सिखाएंगे और ट्रिक सिखाएंगे।